नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल नेचर है फोर्सेस का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में और जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, तो इन दो फोर्सेस के बारे में जानेंगे। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये हमारी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव के भी बीच में हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी हो सकती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में होगी, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला गया है। अब देखिए, जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उस जो हम इस स्थिर पोजीशन को बोल देते हैं कि जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब यहाँ पे जो स्टैटिक वर्ड यूज किया गया है, स्टैटिक यानी कि स्थिर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जब हमारा चार्ज जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और जो हमारी ये फोर्सेस होती हैं, अगर हम बात करें लाइक चार्जेस की और अनलाइक चार्जेस की, तो इनके बीच में ये कैसे एक्ट करती हैं? अब देखिए, जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस कौन से होंगे? वो प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस हो सकते हैं। ये दोनों लाइक हैं, प्लस प्लस एक ही तरह के, माइनस माइनस एक ही तरह के। अगर लाइक चार्जेस के बीच में अगर आप लेते हैं, यानी कि माइनस माइनस ले लीजिए या प्लस प्लस ले लीजिए, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी, जो एक दूसरे को दूर धकेलेगी। और जो अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ ये खींचेंगे। तो हमारे पास जो लाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें जानने बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, जो इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके अंदर दो वर्ड यूज किए गए हैं। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, और मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट से संबंधित। तो इन दोनों वर्ड का यूज क्यों किया गया है, इसको जान लेते हैं। अब ये जो फोर्सेस होते हैं ये कूलम लॉ के थ्रू गवर्न की जाती हैं, यानी कि जो कूलम लॉ है उसके थ्रू ये गवर्न की जाती हैं। इसको नाम क्यों दिया गया है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, जब भी क्या होगा, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर जिसके अंदर से आप करंट को पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर से अगर आप करंट पास करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास की इसके अंदर, जैसे आप देखते हैं बाहर जो तारें होती हैं करंट की, उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र उनके आसपास बन जाता है। यानी कि आपने तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया है। इसी तरह से मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप किसी कंडक्टर को गुजारें, अब जब आप इस कंडक्टर को गुजारेंगे, जब जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब करंट से जो है आप मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक क्षेत्र जो पैदा कर सकते हैं, और जब आप जो एक किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक क्षेत्र से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनसेपरेबल हैं, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको एक कंबाइन नाम दिया गया है। अब जैसे कि हमने बात की, ये जो गवर्न होता है, ये जो फोर्सेस जो है कूलम लॉ के थ्रू हम दर्शा सकते हैं। अब कूलम लॉ क्या कहता है वो जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो चार्जेस होते हैं मोशन के अंदर वो मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा रेज करता है जो फोर्स जो मूविंग चार्ज पे। यानी कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक क्षेत्र से गुजारते हैं तो वो उसके ऊपर जो है फोर्स को रेज करता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे गिव्स है, तो गिव्स रेज टू ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। दोनों ही इनसेपरेबल हैं, इसलिए इसको ये नाम दे दिया गया है। अब कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो है, इसका जो फॉर्मूला बनता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या बनता है वो जान लेते हैं। जैसे हम पहले जो हम न्यूटन लॉ को पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर जो F रहेगा
वो हमारा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो पीछे हमारा जो ला था उसके अंदर हमने m1 m2 बाय R स्क्वायर लिया था, G m1 m2 बाय R स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था। इसके अंदर हम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2। अब ये Q1 Q2 क्या है? मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज है, ये चार्ज है हमारा Q1 और ये चार्ज है हमारा Q2। तो ये चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये R है। तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर, और इसके साथ ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ, जो कि एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या रहती है वो भी हम जान लेते हैं। जो इसकी वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ की, ये वैल्यू रहती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सी की स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है इसकी वैल्यू जो है दिखाते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो एप्सिलॉन ओ है उसकी जो वैल्यू है, अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो एप्सिलॉन ओ है हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज किया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू जो है आपको याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻12 सी की स्क्वायर n-1 m-2। तो ये जो वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू होती है, जो एप्सिलॉन होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये एप्सिलॉन ओ है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो है फ्री स्पेस के अंदर हम इसको लेते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इन टर्म्स को भी हम आगे समझते चले जाएंगे। तो अभी जो है कूलम्ब लॉ के अंदर ये होता है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन ओ की ये वैल्यू है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है या प्रोटॉन के ऊपर होता है। यानी कि सबसे जो स्मॉल चार्ज होता है वो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले सकते हैं या प्रोटॉन के ऊपर ले सकते हैं, जिसकी मात्रा कितनी होगी, उसकी मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी कि जो जहां भी आप चार्ज का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम दिखाते हैं वो -e दिखाते हैं, प्रोटॉन के लिए जो है +e दिखाते हैं। तो प्रोटॉन के लिए +e हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए -e हो जाएगा। तो इस प्रोटॉन को हम जो चार्ज है +e देंगे और इलेक्ट्रॉन को चार्ज जो देंगे -e देंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई भी चार्ज जो है, किसी का भी जो मैग्नीट्यूड है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा होता है n इंटू e। ये सारी टर्म आप समझते चले जाइए। कोई भी चार्ज के ऊपर जो है उसका जो मात्रा होती है चार्ज की ne होती है। और यहाँ पे जो ये n होता है ये हमारा इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, ये एक हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर। यानी कि ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं होता, ये प्लस के अंदर हो सकता है, ये माइनस के अंदर हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में यानी कि पॉइंट्स में नहीं होगा। तो n जो होगा इंटीजर होगा और ऑल चार्जेस जो है उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ne होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल हमें पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। और कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जो हमने यहाँ पे देखा -e। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर होता है +e चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी तुलना करें। तो ये जो हमारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है या मोलिक्यूलर जो स्केल के ऊपर जो चीजें जो हैं, हम सारी जो हैं इस फोर्स से समझ सकते हैं। यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को या न्यूक्लियस को समझना हो तो इसी फोर्स के थ्रू जो है हम उसको समझते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है, तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ही हम जो है समझ सकते हैं। अब और तरह की भी फोर्सेस होती हैं जो सरफेस के बीच में होती हैं, जैसे सरफेस कांटेक्ट में है हमारे, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, टेंशन इन स्प्रिंग है।
तो वो भी सारी जो फोर्सेस होती हैं वो भी इसके एग्जांपल हैं। चलिए उनको हम देखते हैं। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर जो है स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हमने देखा, क्या क्या हमने पढ़ा अभी, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है, यहाँ पे स्मॉल ई आएगा तो इसको स्मॉल ई कर लीजिएगा। स्मॉल ई यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C ये होता है। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप इसके थ्रू जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल के सारे फॉर्मूला जो है या सारी थ्योरीज जो है समझ सकते हैं इस फोर्स के थ्रू। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी कि अगर दो सरफेसेस हैं कांटेक्ट के अंदर तो उसके बीच में जो है आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो एक ये कोई चीज है, ये दूसरा सरफेस है और यहां से ये कांटेक्ट में है। तो फोर्सेस जो लगेंगी इनके अंदर, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर जो है आपने कोई बुक रख दी, आपने किताब रख दी एक टेबल के ऊपर, तो ये एक टेबल है और उस पर बुक रख दी। तो ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, और जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो होती हैं परपेंडिकुलर नेचर की होती हैं, परपेंडिकुलर नेचर की इस तरह की, या पुश और रिपल्सन टाइप की ये होती हैं। तो जो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स होगी वो इस तरह की हमारी होती हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो दूसरी फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो उसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इसको अगर हम समझे तो जैसे मान लीजिए आप कोई एक सरफेस है और कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिए बी ब्लॉक आप इसको बोल लीजिए, कोई एक डिब्बा है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए पी फोर्स आपने इसको खींचने के लिए लगाई, लेकिन इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल एक और फोर्स एक्ट करेगी जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी, किसके, जिस तरफ से आप इसको खींच रहे हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ये होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो है दो सरफेसेस ऑफ जो कांटेक्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल एक्ट करती है, और ऑपोजिट किसके एक्ट करती है, जो फोर्स आपने अप्लाई की है। तो ये हमारी होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, टेंशन इन ए स्ट्रिंग और रोप, यानी कि एक रोप के साथ मान लीजिए यहाँ पे आपने एक रोप जो है यहाँ पे लगा दी और कोई भी एक ब्लॉक जो है इसके साथ आपने लटका दिया। अब ये जो रोप है इसके अंदर जो है टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, ये टेंशन के अंदर आ जाता है, खिंच जाता है। तो टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, ये किसके बराबर होती है, अगर आप देखें नीचे की तरफ जो है इसका वेट एक्ट करेगा, वेट W से आप नोट करते हैं, और वेट होता है M × G, यानी कि मास उसका इस ब्लॉक का, और जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है इसको नीचे खींचने के लिए। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग या फिर कोई रोप, ये भी जो है इसका एग्जांपल है। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं ये आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की थ्योरी से समझ सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड जो है इसका एग्जांपल एक और आप ले सकते हैं, फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, यानी कि जब एक स्प्रिंग फोर्स लगाए। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग से जो है एक मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, जब इस पे कोई लोड नहीं लगा, अब जो है आपने इसके ऊपर कोई चीज लटका दी, यानी कि इसने इसके ऊपर वजन लगा दिया, मान लीजिए W वेट आपने लटका दिया, तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा। पहले ये जो उसकी पोजीशन थी मान लीजिए 0 पोजीशन थी, अब ये यहाँ पे आ गया है, मान लीजिए ये 1 पोजीशन पे आ गया है, और इसने जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये इतनी दूर आया है, आप इसको x बोल दीजिए। अब ये नीचे की तरफ आया है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो हमारी बिल्कुल उल्टी होती है, जो स्प्रिंग फोर्स है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इसी तरह से ये तो आपने एक्सपेंड किया, यानी कि इसको खींचा तो ये लंबा हो गया। इसी तरह से अगर क्या करें, आप इसको कंप्रेस कर दें, इसको दबा दें, तो ये जो है मान लीजिए इस पोजीशन पे आ जाता है। पहले पोजीशन ये थी, ये कौन सी पोजीशन वाली लाइन है, ये 0 पोजीशन वाली लाइन है, और अब ये इस पोजीशन पे है, यानी कि ये यहाँ पे आ गया ऊपर। तो आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो जो फोर्स लगेगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग जो है याद रखनी है। और ये जो हमारी फोर्स होती है, आप ये जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होती है। जैसे कि आपने वेट लगाया, ये भी एक फोर्स है जो कि इसको खींचेगी, तो ये जो फोर्स होगा या वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होगा, जो लेंथ जो इसकी बढ़ेगी या घटेगी। और ये जो है आप इसको लिखते हो, जो प्रोपोर्शनल अगर आप हटा देते हैं तो आप इसको लिख देते हैं KL।
तो के एल आप इसको लिख देते हैं। तो जो के है यहाँ पे, ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि जो स्प्रिंग है वो कौन से मटेरियल का बना है, स्टिफनेस क्या है उसकी, इस तरह की चीजें। तो के जो है वो इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दिखाता है। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन ए स्ट्रिंग या फिर रोप, फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, ये सारे ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल हैं। अब इसके अंदर हम समझ लेते हैं इसके कुछ जो फीचर जो अब तक हमने इसको पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी क्या हो सकती हैं, ये हमारी अट्रैक्टिव फोर्स भी हैं। अट्रैक्टिव कैसे, अगर अनलाइक चार्ज हो, प्लस माइनस इस तरह के चार्ज हो। और ये हमारी जो है रिपल्सिव फोर्स भी हैं, यानी कि ये रिपेल कर सकती हैं, अगर लाइक चार्ज हो उनको रिपेल करती है, और अनलाइक चार्ज हो तो ये अट्रैक्ट करती हैं। और ये कौन से लॉ से हम बताते हैं इसको, इसके एक सारे फीचर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कूलम लॉ से बताते हैं, तो कूलम लॉ के थ्रू जो है हम इसको बताते हैं। उसके बाद ये जो है इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है, यानी कि जो फोर्स थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हमने पीछे देखा एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज Q2 था, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था R, और ये फॉर्मूले में क्या था 1/4πε0 Q1 × Q2/R² था। तो आप ये देख सकते हैं इनवर्स स्केयर लॉ को ये ओबे करता है, यानी कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर आप इसकी स्ट्रॉन्गनेस को देखें तो 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे इतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो है काफी जो ये कहां पे ऑपरेट करती है, जो लार्ज ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफी दूर दूर तक एक्ट कर सकती है, लेकिन ये जो ज्यादा दूर तक एक्ट नहीं कर सकती, तो वहां पे ऑपरेट करती है ये। सेंट्रल फोर्स होती है ये, सेंट्रल फोर्स जो कि हमने पढ़ी थी कि जो इनकी सेंटर लाइन ज्वाइनिंग है उस पे जो डायरेक्टली जो लाइन है उसके ऊपर ऑपरेट करे सेंट्रल फोर्सेस होगी। और कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये भी हम आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो ये सारे जो हैं इसके जो एक पॉइंट्स हैं, सेलिएंट फीचर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। चलिए आगे चलते हैं और दूसरी फोर्स की बात करते हैं, जो है हमारी ये सेलिएंट फीचर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या होता है, तो वो हम जान लेते हैं। ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है। अब एक एटम होता है, एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। तो मान लीजिए ये जो है न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो पार्टिकल होते हैं, यानी कि दो तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो अच्छी तरह से बांधे रखता है वो हमारी फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। ये हमारी किसके बीच में एक्ट करती है, ये दो प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर सकती है, दो न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट कर सकती है। तो इस तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में एक्ट कर सकती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये कहीं भी एक्ट कर सकती है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक्ट करेगी जो काफी क्लोज होंगे, काफी पास पास होंगे। अब मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पार्टिकल होते हैं इनको हम न्यूक्लियंस बोल देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस जो है इनको नाम दे देते हैं। जो हमारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं यानी कि उनको हम न्यूक्लियंस नाम दे देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियंस हैं ये अगर हमारी रेंज के अंदर है, 1 फर्मी तक की रेंज के अंदर है, 1 फर्मी रेंज का क्या मतलब है, 10⁻⁻15 मीटर, इतने ज्यादा अगर ये क्लोज हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो इनके बीच में एक्ट करती है। जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनके बीच में, या फिर प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करती है। अगर इतनी रेंज के अंदर वो हैं, इतने पास वो हैं,
और ये जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको बांधे रखती है, ये लगभग जो है 10 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है। 10 टाइम स्ट्रॉन्ग किससे होती है? जो हमारी इन दोनों को रिपल्स करेगी, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो रिपल्शन होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ये 10 टाइम स्ट्रॉन्ग ये फोर्स होती है। तभी तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर रहता है और वो बिखरता नहीं है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स होनी चाहिए। लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स है अगर इतने पास है तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, जो कि 10 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है उससे। तो इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस है ये स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसके बीच में जो हमारी रहती है, और जो रिपल्शन है वो भी वैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट करती है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है ये काफी जो है शॉर्ट जो रेंज की फोर्स होती है, और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, जैसे जैसे इनका जो थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो एकदम से खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पीछे हमने देखा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ओबे करते थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। जैसे इस सेपरेशन बढ़ेगा तो एकदम से वो जो है काफी गुना से वो खत्म होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें देखना है। और अगर हम बात करें 15 फर्मी के सेपरेशन की, जैसे अगर हम दो जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अगर हम 15 फर्मी तक का सेपरेशन दे दें, एक फर्मी कितने के बराबर है 10⁻⁻15 मीटर, अगर 15 फर्मी तक का हम उसको सेपरेशन दे दें, अलग कर दें, तो काफी जो है एक अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। दोनों जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में काफी थोड़ी सी फोर्स रह जाएगी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सेपरेशन का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और कितनी जल्दी ये खत्म हो जाती है फोर्स। तो शॉर्ट रेंज जो है न्यूक्लियर फोर्स होती है ये, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। और ये जो है चार्ज कहाँ पे एक्ट करती है, सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करती है। तो ये हमें देखना है। डेली लाइफ के अंदर आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये एटम जो है काफी छोटा होता है, न्यूक्लियस उसका आप बेयर जो आईज है उनसे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ फिनोमिना है जिससे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है या रेडियो एक्टिविटी है, उनसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए सैलिएंट फीचर की बात कर लेते हैं। इसकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी जो हमने बात की, ये हमारे दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में ये एक्ट करती है, तो कर सकती है, जो कि काफी क्लोज होते हैं। और हमने क्या बात की, दो न्यूक्लियॉन्स अगर बात करें एक फर्मी के अंदर है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के अंदर हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जो कि 10 गुना स्ट्रॉन्ग होगी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स से, जो कि दो प्रोटॉन के बीच में होती है, तो उससे भी 10 गुना ज्यादा मजबूत है। तभी हमारा न्यूक्लियस जो है एक स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो न्यूक्लियस जो है स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं न्यूक्लियस क्यों स्टेबल पोजीशन में रहता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है काफी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, ये हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने बस लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। और इनकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है जैसे ही आप जो है उनका सेपरेशन इंक्रीज करते हैं। सेपरेशन यानी कि इनकी जो न्यूक्लियंस की अगर दूरी बढ़ती है तो जल्दी से जल्दी ये नष्ट हो जाती है, ये जो फोर्स है। चलिए इसके जो सेलिएंट फीचर हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उनके सेलिएंट फीचर की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। अगर आप इनको बोलें तो ये हमारी होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारी ये होती है। अगर इसकी स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग ये है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो हम पढ़ चुके हैं, तो 10⁻2 टाइम स्ट्रॉन्ग है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उससे ये 10⁻2 टाइम स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह से अगर आप वीक फोर्सेस की बात करें तो 10⁻13 टाइम जो है ये वीक फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हो गई, यही जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। अब जो न्यूक्लियर फोर्स होती है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, पीछे समझ चुके हैं। और ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती, यानी कि जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पीछे देखा था इसको ये ओबे नहीं करती, ये जो फोर्सेस होती हैं। और ये जो होती हैं हमारी, ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं।
और जब डिस्टेंस न्यूक्लियॉन्स के बीच में काफी कम हो तभी ये एक्ट करती हैं। ये इसके कुछ सेलिएंट फीचर हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये नॉन सेंट्रल टाइप होती हैं। तो यहाँ पे ये हमने देखना है, जो सारी फोर्सेस हमने पीछे डिस्कस करी, सेंट्रल फोर्सेस थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, लेकिन ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। और इसी तरह से ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है और नॉन सेंट्रल फोर्सेस ये होती हैं। नॉन सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट हैं या चार्जेस हैं, तो ये उस पे जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और जो है अदर पैरामीटर भी वहां पर होंगे। और इसी तरह से ये जो है नॉन कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, ये पाथ पे डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, आगे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये कुछ थे सेलिएंट फीचर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के, और ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।